हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो बच्चे, आज की वीडियो का जो बात चलेगा वो चलेगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो में अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो हमने बात की थी वहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछूंगा। वो क्वेश्चन है बच्चे कि, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सब करेंगे। हमारी जो ओजोन होती है, ठीक है, ओजोन जो होता है वो कितनी मात्रा में, इसकी कितनी परसेंटेज होती है हमारे इसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में। और दूसरा पूछूंगा मैं आपसे, दूसरा क्वेश्चन है कि जो नाइट्रोजन है उसकी कितनी क्वांटिटी रहती है। बिल्कुल जितना मैंने बोला है उतना ही आप बताएंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा रहती है, और साथ में आप बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। ठीक है, ये चार जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करूंगा कि आप सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, एटमॉस्फेयर का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो उस पर हम आपको इस चीज़ जो हमारा लेक्चर रहता है उसके नोट्स में आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। और साथ ही साथ बच्चे, वहाँ पर आपको कुछ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। कुछ तो वहाँ पे फ्री होते हैं लेकिन कुछ पेड हैं, तो वो भी ज़्यादा पेड महंगी नहीं है। FAA के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं बच्चे, सिर्फ 149 में आपको 150 प्लस मॉक टेस्ट बच्चे आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सिर्फ 69 रुपीज़ में बच्चे, तो आप उनको जाकर अवेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ज़्यादा हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, जो मैंने बोलना था वो हमने बात कर दी। ठीक है, थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है कि हम एटमॉस्फेयर को अगर हम पढ़ते हैं उसको हम लेयर में पढ़ते हैं। ठीक है, लेयर में पढ़ते हैं, और हर एक लेयर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपनी एक खूबी होती है। ठीक है, तो इन लेयर को हम इस वीडियो में सिस्टमैटिकली तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कौन सी लेयर होती है, उसके बाद कौन सी होती है, और वो कितना उसका रेंज होता है, वो रेंज कहाँ तक होती है, और उस जो लेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब का सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लेयर होती है हमारे पास यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, आप देख रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एट लास्ट एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इन सारी लेयर्स के बारे में हम यहाँ पर बारी बारी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप अगर इसमें देख रहे होंगे, देखिए सबसे पहले लेयर जो होती है हमारे पास, ये होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो फिर आती है बच्चे हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद एक मीजोपॉज, फिर आता है हमारे पास ये मीजोस्फेयर। ठीक है, फिर आती है हमारी थर्मोस्फेयर, फिर आता है हमारा एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम इन सब के बारे में बारी बारी से यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर का मैंने जो आपको कहा, ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे कि ट्रोपोस्फेयर कितनी हाइट रहती है, 0 से 12 किलोमीटर तक। ठीक है, 0 से 12 किलोमीटर तक हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर की हाइट रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक देख रहे होंगे कि इसका जो ट्रोपोस्फेयर का अल्टीट्यूड रहता है, पोल्स पे 8 किलोमीटर रहता है, और 18 किलोमीटर जो है इक्वेटर पे रहता है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर पोल्स पे 8 किलोमीटर क्यों हो और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर क्यों है। देखिए, यह हमारी अर्थ है। ठीक है, तो जो मैंने पहली वीडियो पढ़ाई थी तो ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पोल्स हैं। देखिए, एट द सेम टाइम अगर एक आदमी यहाँ पर है तो आदमी पोल्स पर भी तो रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आदमी है, यहाँ पर भी आदमी है। अब आप बताएंगे कि सर जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट यहाँ पर 8 किलोमीटर क्यों है, और इसकी हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर की यहाँ पर 18 किलोमीटर क्यों है। यहाँ पर इसलिए है कि ये देखिए भैया, ये हमारे सूर्य देव हैं। ठीक है, जब सूर्य देव की रोशनी पड़ती है तो पोल्स पर जो है ये स्लैंटिंग पड़ती है, और यहाँ पर इसकी कम क्या जाती है, कम यहाँ पर गर्मी रहती है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगी, बच्चे इस पॉइंट को समझना, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगी तो वहाँ पर जो है हमारे ये जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट भी यहाँ पर बढ़ेगी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हवा जो है ना, वो गर्म हवा जो है वो राइज करेगी। क्या करेगी, राइज करेगी। और जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे क्या करती है, हवा जो है वो राइज करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसकी हमारे पास
अल्टीट्यूड कितना रहेगा 18 किलोमीटर का रहेगा, और पोल्स पे जो है बच्चे कितना रहेगा 8 किलोमीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हवा जो है ना वो सिंक करती है, हवा जो यहाँ पर कंट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है बच्चे 8 किलोमीटर है। ठीक है, थिकनेस इज ग्रेटर एट द, ये देखो यहाँ पर बताया भी है इक्वेटर पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हीटेड एयर जो है वो ज्यादा हाइट पर राइज होती है। ठीक है, अब जो ट्रोपोस्फेयर है ये चलता जाता है और ऊपर एक जगह आती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो ट्रोपोपॉज पे जाकर ये ट्रोपोस्फेयर जो है हमारा खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है हमारा इस लेयर में, जैसे ही हमारा इस टेम्परेचर में, इस लेयर का टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ही आदमी ऊपर की तरफ चलने लगता है, जैसे ही आदमी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर गिरने लग जाता है। क्यों गिरने लग जाता है? उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। तो बच्चे आप यहाँ पे पूछेंगे कि सर व्हाट इज लैप्स रेट। देखिए लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट एक ऐसा रेट होता है जैसे ही हम एटमॉस्फेयर की हाइट में जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। क्या होता जाता है? टेम्परेचर कम होता जाता है किस रेट से? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, इतना टेम्परेचर वहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, जब हम पोल्स पर पहुंच जाते हैं तो -45 डिग्री सेल्सियस का वहां पर टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, एंड -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एट ट्रोपोपॉज। अब देखिए ट्रोपोपॉज पे क्या हो जाता है, -80 डिग्री, वहां पे जाकर जल्दी से यहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर फॉल इन टेम्परेचर अबव इक्वेटर। अब क्यों? इज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। अभी यहाँ पर जो इक्वेटर है वहां पे टेम्परेचर का सबसे ज्यादा फॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया इसकी जो लेंथ है वो 18 किलोमीटर है। पोल पे इतना कम टेम्परेचर क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को, यहाँ पर 8 किलोमीटर है, यहाँ पे इक्वेटर पे हमारे इसकी जो थिकनेस है वो 18 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पर जो ट्रोपोपॉज पे जाके जो हमारा टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है और पोल्स पे -45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा। ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ पर क्या होता है, इज मार्क बाय टेम्परेचर इन्वर्जन, टर्ब्यूलेंस एंड एडीज। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे यहाँ पर हमने टेम्परेचर इन्वर्जन तो देखा। अब इस टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है, नॉर्मल जब क्या होता है, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है हमारे टेम्परेचर का उसका रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्म होता है, ऊपर जाएगा ठंडा हो जाएगा, इसका बिहेवियर चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, इट इज ऑल्सो, ये जो है मेटेरोलॉजिकली एक सबसे सिग्निफिकेंट जोन होता है हमारे पूरे एंटायर एटमॉस्फेयर में। अब क्यों होता है, क्योंकि जितने भी हमारे वेदर फिनोमिनन हैं, जैसे कि हमारे साइक्लोन्स हो गए, हमारी रेनफॉल हो गई, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, सारे ही सारे इसी लेयर में कन्फाइंड रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम कॉन्वेक्टिव रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि सारे कॉन्वेक्शन जो स्टॉप्स होते हैं, कॉन्वेक्शन स्टॉप एट ट्रोपोपॉज। जो ट्रोपोपॉज जो इस लेयर की एंड लेयर है वहां पे सारे कन्वेक्शन स्टॉप हो जाते हैं। नाउ यू गाइज विल आस्क सर व्हाट इज कन्वेक्शन। तो बच्चे देखिए कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्या होता है, कन्वेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी हीट जो है, ठीक है, हमारी हीट जो है किसी अगर गैस से गुजरे या लिक्विड से गुजरे तो ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, हमारा हॉट पार्ट, जो ज़्यादा हमारा हॉट पार्ट जो है वो राइज करने लगेगा, और जो हमारा कूलर और हैवियर पार्ट है, ठीक है, हॉटर एंड लाइटर पार्ट क्या करेगा, राइज करेगा, और कूलर एंड हैवियर पार्ट जो है दैट विल सिंक। उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन बोलते हैं। तो गाइस आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे ट्रोपोपॉज के बारे में। ट्रोपोपॉज क्या है, जहाँ पर हमारी ट्रोपोस्फेयर जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, ट्रोपोपॉज क्या है कि ट्रोपोस्फेयर की टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, और एक बाउंड्री होती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रोपोपॉज क्या है तो बच्चे ये ऊपर आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, नीचे आ गया ट्रोपोस्फेयर, तो इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री का नाम जो दिया है वो है हमारे पास
ट्रोपोपाज, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट तरीके से रहता है। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर में आपने देखा कि अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, बट इस लेयर में क्या होता है, ट्रोपोपाज में क्या होता है, जैसा हमारा टेम्परेचर है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर इस इमेज में भी दिखा देता हूँ। देखिए बच्चे, ये है हमारा ट्रोपोस्फीयर, है ना। ट्रोपोस्फीयर में हमारा माउंट एवरेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। और जो हमारे जितने भी क्या होते हैं, क्लाउड वगैरह होते हैं, और ये हमारा देखिए हमारा यहाँ पे ये सीरस क्लाउड हो गया, स्ट्रैटो क्यूमुलस क्लाउड हो गया। जब क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे तो क्लाउड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, अलग अलग टाइप के हमारे क्लाउड्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। तो ये सब जो हमारे क्लाउड की जो प्रक्रिया रहती है वो सब हमारी कहाँ पर रहती है, क्लाउड्स की, यानी कि बारिश हो गया, साइक्लोन वगैरह, वो सब कहाँ पर रहता है हमारा, इस वाले लेयर में, दैट इज ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। अब बच्चे हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे वाली हमारी जो लेयर है, नेक्स्ट लेयर हमारी है स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर में हम बात करेंगे, ये ट्रोपोपाज की ऊपर वाली जो लेयर होती है गाइस, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। और इसका हम अल्टीट्यूड देखें तो अर्थ के सरफेस से, जो हमारी अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो कम से कम ये 50 किलोमीटर का इसका अल्टीट्यूड रहता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बिटवीन, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे पोल्स पे कितना रहेगा या हमारा इक्वेटर पे कितना रहेगा, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो है ट्रोपोपाज की ऊपर वाली जो लेयर है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। अब जो इस टेम्परेचर, इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बच्चे कांस्टेंट रहता है, ना कि ट्रोपोस्फीयर में हमने देखा कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पर इसने बोला फॉर सम डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के लिए इसका टेम्परेचर बिल्कुल स्टॉप होता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, जैसा है वैसा रहता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएं तो नेगेटिव लैप्स हो जाता है। नेगेटिव लैप्स में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखेगा, ये थोड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। नेगेटिव लैप्स रेट होगा तो हमारा टेम्परेचर राइज करेगा, अगर पॉजिटिव लैप्स रेट होगा तो हमारा टेम्परेचर फॉल करेगा, ठीक है, टू रीच अ लेवल। और ये 0 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है जब हम 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा, आपने देखा था ना, ट्रोपोपाज पे हमारा कितना टेम्परेचर हो गया था, पोल पे हो गया था हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, इक्वेटर पे हो गया था हमारा 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वही टेम्परेचर जाके यहाँ पर बढ़ना शुरू, क्योंकि ये माइनस में था ना, तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लस में हो जाएगा। जब 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है तो जहाँ वहां पर जाके ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। दिस राइज, अभी राइज होता क्यों है, अभी यहाँ पे भैया ओजोन का प्रेजेंस होता है। अब ये ओजोन क्या होती है, किस बला का नाम है, तो बच्चे देखिए जो हमने कल पढ़ा था ना, ओजोन भी एक हमारे पास गैस होती है। अभी यहाँ पर वही गैस प्रेजेंट होती है। अब ये ओजोन गैस इतनी, मतलब कि हमारे लिए इतनी फायदेमंद होती है, क्यों, क्योंकि जो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होते हैं, हार्मफुल, जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जो सूरज से आते हैं, तो उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम करती है हमारी ओजोन गैस, ठीक है। यहाँ पर एक ओजोन लेयर बन जाती है। ये लेयर जो होती है यहाँ पे बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर वेदर फिनोमिनन हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं मेकिंग। और अब देखिए वेदर नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वहाँ पर बादल वगैरह नहीं होंगे तभी तो वहाँ पर जाके हमारे एरोप्लेन्स उड़ पाएंगे ना, ठीक है। अगर बादल होंगे, बारिश होगी, तो उसमें हमारे एरोप्लेन्स किस तरह से उड़ेंगे। इसलिए याद रखिएगा जो हमारे एरोप्लेन जो हैं वो कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। लेकिन कुछ एरोप्लेन जो है वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में भी उड़ जाते हैं और कभी कभी हमारे अपर ट्रोपोस्फीयर में भी उड़ते हैं। वहाँ पे एक रीज़न रहता है, अगर हमारा वेदर जो है, हमारा मौसम जो है साफ है, तो वहाँ पर फिर जाके हमारे अपर ट्रोपोस्फीयर में भी हमारे जो ये जहाज़ वगैरह हैं वो उड़ाए जाते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि सीरस क्लाउड जो हैं वो इसके लोअर लेवल में, ठीक है, हमने देखा था ना सीरस क्लाउड कहाँ पर प्रेजेंट थे। बच्चे देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं यार, पूरा आपका डाउट मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीरस क्लाउड जो है बच्चे, ये हमारे पास ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रेटोस्फीयर की अगर लोअर उसमें देखें तो वहां पर भी हमारे को सीरस क्लाउड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है अभी तो आप जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए ओजोनोस्फीयर। अब ओजोनोस्फीयर क्या होती है, ये एक अल्टीट्यूड होता है 20 किलोमीटर से 55 किलोमीटर उसके बीच में होती है, ठीक है।
अर्थ के सरफेस से अगर हम देखें तो 20 किलोमीटर से 55 किलोमीटर के बीच में हमारी एक ओजोनोस्फेयर होती है, यानी कि एक ओजोन लेयर होती है, एंड स्पैन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड लोअर मेसोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर और लोअर मेसोस्फेयर के बीच में होती है, लेकिन इसका अगर हम सबसे ज़्यादा वो देखें तादाद इसकी कहाँ पर होती है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होती है इसकी, 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में होती है। अब देखिए यहाँ पर ओजोन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये लेयर जो है हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है, उसको वापस भेजती है और उसको एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। अगर ये जमीन पे पहुंच जाए तो मैंने आपसे कहा था कि क्या होगा, बताइए। आप बताइए, अगर लेसन देखा है पिछले वाला तो बताइए क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे बोलते हैं। द टेम्परेचर राइजेज, अभी यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होगा दैट मीन्स नेगेटिव लैप्स रेट। तो यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो जाता है कितने डिग्री पे, 5.5 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर जाएंगे ओजोनोस्फेयर से तो आपका 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाएगा। समझिएगा इस बात को। तो ओजोनोस्फेयर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं कैमोस्फेयर। इसको हम कैमोस्फेयर क्यों बोलते हैं, तो कैम से आप यहाँ पर केमिकल समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी केमिकल एक्टिविटी जो होती है ना, यहाँ पर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी इस लेयर में होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो हमारे ऑक्सीजन को स्प्लिट करती है, एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम बनाती है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन। अब एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ, जो हमारी अनब्रोकन ऑक्सीजन होती है, और बना देता है हमारे पास यहाँ पर ओजोन। तो ओजोन का फार्मूला मैंने कल आपसे बोला था, दैट इज O3। ठीक है बच्चे, अब आपको ओजोनोस्फेयर भी समझ आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि बताइए कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है, दैट इज, गाइस कमेंट कीजिए कौन सी लेयर है वो, जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी ओजोन मॉलिक्यूल जो है इज अनस्टेबल, क्या होता है, एक अनस्टेबल रहता है। ठीक है, हालांकि ये तो पूरा हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में ही रहता है और ये बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, ये कब होता है, अनस्टेबल रहता है और जब अल्ट्रावायलेट रे इसको क्या करती है, ओजोन को हिट करती है, ओजोन लेयर पे आती है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे उस एक मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाती है। वो मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाती है और एक इंडिविजुअल एटम जो है ऑक्सीजन का उसको बनाती है, दैट इज ओजोन ऑक्सीजन साइकिल से हम कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो अभी देखिए स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन जो होती है वो किससे होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स और जो बाकी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, तो वो हमारे पास क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेडिकल्स की क्या बनाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को हमारी धरती पे इंक्रीज कर देते हैं। देखिए जितना ही हमारी धरती पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अगर हों और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स अगर बढ़ जाएं, उससे डर रहता है कि ओजोन डिप्लीट हो जाएगा। आपने देखा होगा, आपने अक्सर सुना होगा कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन की डिप्लीशन जल्दी से तेजी से हो रही है। ठीक है, तो ये वही रीजन होते हैं कि हमारी ओजोन लेयर है अगर वो डिप्लीट हो जाए, खतरा है। क्या खतरा है कि अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो धरती पर आ जाएं। ठीक है, each of these radical initiate and catalyze a chain reaction capable of breaking down our one कितना है 1 10 100,000 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। इसको छोड़ो, अब आगे देखिए बात करते हैं मीजोस्फेयर के बारे में। मीजोस्फेयर क्या है, जितने भी मीटियोर्स हैं वो सारे ही इसी लेयर में आकर बर्न हो जाते हैं ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जैसे ही वो स्पेस में मीटियोर एंटर हो जाते हैं तो सारे के सारे मीटियोर जो हैं इसी लेयर में आकर बर्न जाते हैं। एम से मीजो, एम से मीटियोर, याद रखिएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए भाई जो मीटियोर जो है वो कौन सी लेयर में बर्न हो जाते हैं जैसे ही स्पेस में एंटर होते हैं, दैट इज मीजोस्फेयर। तो यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड टू एन मीजोपाल। अब देखिए जैसे कि हमारा ट्रोपोस्फेयर में था, सेम इन द केस विद मीजोस्फेयर। जैसे ही हम मीजोस्फेयर की लेयर में पहुंच जाते हैं, हम नहीं पहुंचते बल्कि अगर मीजोस्फेयर जो है वहां पर क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, जितना अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो उतना हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पर गिरना कम हो जाएगा। कहाँ तक, मीजोपॉज तक। जैसे ही हमारा एक ट्रोपोपॉज होता है ना, वैसे ही यहाँ पर एक हमारे पास क्या होता है, मीजोपॉज होता है हमारे इस एटमॉस्फेयर में। अब मीजोपॉज का सबसे, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी धरती पर सबसे क्या है कोल्डेस्ट प्लेस, अगर कौन सी लेयर में पूछी जाए तो आपको बोलना है कि मीजोपॉज जो धरती पर सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। और अगर इसका हम एवरेज टेम्परेचर देखें कितना रहता है वहाँ पे, -85 डिग्री सेल्सियस।
समझ रहे हैं? जस्ट पिलो जो हमारे मीजोपाज है उसके बिल्कुल नीचे हवा जो है बहुत ठंडी होती है और वहाँ पे बहुत ही कम वाटर वेपर होता है इस अल्टीट्यूड पे, कैन बी सब्लिमेटेड इनटू पोलर मेसोस्फेरिक नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ठीक है, अब नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड क्या होते हैं? तो बच्चे देखिए, जो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड होते हैं वो क्या होते हैं? वो सबसे हाईएस्ट क्लाउड होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड क्या होते हैं। इनकी वजह से बहुत ठंडे होते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर की बहुत शॉर्टेज होती है, ठीक है, और बहुत ठंड होती है, उससे हमारे नॉक्टिल्यूसेंट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। ये सबसे हाईएस्ट क्लाउड होते हैं और एंड मे बी विजिबल टू द नेक्ड आई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। और जब हमारा सनसेट सनराइज होता है उस वक्त हम इन क्लाउड्स को देख सकते हैं, सबसे ऊंचे वाले क्लाउड्स जिनको हम बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स को। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि मेसोस्फेयर क्या होता है, ठीक है, और मेसोपाज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्मोस्फेयर के बारे में। अब थर्मोस्फेयर में क्या होता है? थर्मोस्फेयर में जो बच्चे हमारा टेम्परेचर जो होता है वो राइज करना शुरू कर देता है, ठीक है, राइज करना शुरू कर देता है बहुत तेजी से। जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे हमने मेसोस्फेयर में देखा ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में देखा ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वैसे ही हमने थर्मोस्फेयर इसमें ट्रोपोस्फेयर में देखा कि ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब सेम इन द केस विद थर्मोस्फेयर एज स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में था वैसे ही थर्मोस्फेयर में भी है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे नेगेटिव लेप्स रेट बढ़ेगा, यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा जैसे ही हम क्या करेंगे ऊपर की ओर जाएंगे। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेडिएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पर इस लेयर में क्या होता है? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो है थर्मोस्फेयर की लेयर का एक पार्ट है। आपने देखा होगा कि आयंस जो होते हैं, जैसे कि हमारे रेडियो की वेव जो होती हैं जो आती हैं वो इन्हीं आयंस की वजह से आती हैं। तो आयनोस्फेयर अगर पूछा जाए कौन सी लेयर का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, ठीक है। ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के एक्सटेंड करता है। हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई रहता है। एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली रेयरफाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल्स आर स्पेस्ड 100 ऑफ किलोमीटर अपार्ट। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल 100 किलोमीटर अलग अलग होते हैं। हेंस अ पर्सन आर एन ऑब्जेक्ट इन दिस लेयर डज नॉट फील द हीट। इसलिए कोई भी पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, तो इस लेयर में जाकर उनको ज़्यादा हीट का सामना नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि जो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हजार मतलब 100 किलोमीटर तक दूर हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, उसने इस लेयर में ऑर्बिट, जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं उनको ऑर्बिट किया होता है, ठीक है। और हम इसके जो लोअर पार्ट है हमारे थर्मोस्फेयर का, उसकी लोअर पार्ट में हमारे को अरोराज भी देखने को मिलते हैं। अब बच्चे अरोराज क्या होते हैं? तो अरोरा जो है ये क्या होती हैं? हमारे पास नॉर्दर्न, पोलर, सदर्न नेचुरल लाइट होती हैं जो हमारे अर्थ के स्काई में हमें क्या देखने को मिलती है, उनको हम बोलते हैं अरोराज। तो अब इसमें एक बच्चे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर आता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज करमान लाइन। करमान लाइन क्या है? थर्मोस्फेयर के बीच में ही ये पाई जाती है। इसका मतलब कि 100 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे थर्मोस्फेयर में ही करमान लाइन पाई जाती है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस। याद रखिएगा बच्चे, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और आउटर स्पेस के बीच में जो बाउंड्री पाई जाती है उसे बोला जाता है करमान लाइन, ठीक है भाई। इंटरनेशनल कॉन्वेंशन के द्वारा ये इससे क्या होती है? हमारे स्पेस की जो शुरुआत है यहाँ से होती है, जहाँ पर ह्यूमन ट्रैवलर और कंसिडर एज एस्ट्रोनॉट, जहाँ पे ह्यूमन ट्रैवलर को एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। जैसे ही वो करमान लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो उनको वहाँ पर जाके एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। नीचे ह्यूमन, ऊपर जाएंगे, करमान लाइन क्रॉस कर दी, नाउ उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? बोलो, एस्ट्रोनॉट बोला जाएगा, ठीक है। अब जो अर्थ एटमॉस्फेयर का जो मास रहता है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 50% इज बिलो 5.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर वो 5.6 किलोमीटर से नीचे है उसका मास जो है 50% होगा। अगर वो 16 किलोमीटर के नीचे है उसका मास जो है वो 90% होगा। अगर वो 100 किलोमीटर के नीचे है, यानी कि करमान लाइन के नीचे है, दैट विल बी 99.9997 100%, ठीक है। अभी देखिए एक और भी है यहाँ पर आपके सामने कि स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड की स्पीड जो है वो क्या होती है? जो ये स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे टेम्परेचर के साथ। जैसे ही हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे, जैसे ही हमारा ये टेम्परेचर
बढ़ेगा तो हमारी स्पीड की साउंड भी ज़्यादा होगी। अब देखिए जितना ऊपर जाओगे उतना वहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो हमारी जो स्पीड है, ये साउंड की स्पीड जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर समझ आ गया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे टेम्परेचर के साथ। अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे एग्जोस्फेयर के बारे में। एग्जोस्फेयर क्या होता है? ये एक अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। ठीक है, जो हमारे आइनोस्फेयर के ऊपर वाले जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एग्जोस्फेयर। ठीक है, यानी कि 400 किलोमीटर के ऊपर ये हवा जो है एक्सट्रीमली रेयरफाइड होती है, और जो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है इस लेयर में आहिस्ता 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 इंक्रीज करता जाता है। जैसे कि हमारी लाइट गैसें, जैसे कि हमारी हीलियम है, हाइड्रोजन, और वो इस यहाँ पर जाके क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। जैसे कि हमारी हीलियम, हाइड्रोजन इस स्पेस में जाकर यहाँ पे क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, और टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता इस लेयर में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इस लेयर को हम बोलते हैं स्पेस। एग्जोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, स्पेस। ठीक है, तो बच्चे ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, इसमें एक और चीज़ रही है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक एस्केप। इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे गैसेज, जैसे हमारी हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली लॉस्ट इनटू द स्पेस फ्रॉम एग्जोस्फीयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एस्केप। तो एटमॉस्फेरिक, अब देखें एटमॉस्फेरिक एस्केप क्या है भाई, जाके यहाँ पे एटमॉस्फेयर खत्म, ओके टाटा बाय बाय। यहाँ पे क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक एस्केप हो जाता है जाके हमारे पास एग्जोस्फेयर में जाके बहुत सारी हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाती है। एग्जोस्फेयर में जाके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिलती ही नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एस्केप ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग। ये कब होती है, हैपन जब गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है। किसकी वजह से, यहाँ पर जब ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे लो ग्रेविटी होती है, यानी कि आदमी चलता है तो उड़ने, मतलब कि उड़ने वाली शक्ल में उसको लगता है कि वो उड़ रहा है। ठीक है, लो ग्रेविटी की वजह से, कम एनर्जी की वजह से, क्योंकि सूरज की वहाँ से कम एनर्जी आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप हो जाते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि जोवियन प्लैनेट रिटेन्ड गैसेस विद लो मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर एंड हायर ग्रेविटी। अब इसके बाद एक क्या है, टाइटन, मून ऑफ सैटर्न एंड ट्राइटन, ए मून ऑफ नेपच्यून प्रोसेस सिग्निफिकेंट नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर। अब इनमें क्या होता है, ये मून ऑफ नेपच्यून हो गया, ट्राइटॉन हो गया, सैटर्न हो गया, और ये टाइटन हो गया, इनमें क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर इनमें पाए जाते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, यहाँ पर जाके रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक एस्केप बाय प्रोटेक्टिंग द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सोलर विंड दैट वुड अदरवाइज ग्रेटली इनहांस द एस्केप ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चे देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे, आई होप कि आप उन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वीडियो खत्म करते हैं बच्चे यहाँ पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल।